आज की क्लास में मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अब इसको एक्सप्लेन करने के पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिर हम लोगों को इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की पढ़ाई करने की जरूरत क्या है। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए जो एक चीज आपको समझनी है सो देखिए, क्योंकि पहले आपने रेप्लिकेशन ऑलरेडी सीख रखा है। डीएनए रेप्लिकेशन बहुत सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको सिखाया है। एनसीईआरटी बुक में ढूंढे ये आपको नहीं मिलेगा डिटेल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वैसे भी कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में है तो थोड़ा जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मिसिंग है। आपने देखा होगा मेरे पढ़ाने के बाद बुक टर्न करके, तो आपको पता चला होगा कि रेप्लिकेशन की डिटेल्ड एनालिसिस डिस्क्रिप्शन जो है आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है। मैंने आपको जो बताया है एज इट इज आपको एग्जाम में लिख देना है, सफिशिएंट आपके लिए। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझने के पहले सबसे पहली चीज जो कि जब तक हम लोग ये चैप्टर ओवर नहीं कर लेंगे, हर एक क्लास में आपको ये सेंट्रल डॉगमा देखना ही पड़ेगा। सेल चैप्टर में भी आपने सीखा था, और जब कभी भी बारी आती है प्रोटीन के फॉर्मेशन की तो मैं एक बार सेंट्रल डॉगमा बच्चों को जरूर याद दिलाती हूँ। देखिए, ये जो ब्लूप्रिंट ऑफ द सेल है आपका, उसमें सबसे पहली चीज क्या है कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए क्या करेगा, आरएनए बनाएगा। ठीक है, और आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा। तो डीएनए से डीएनए भी फॉर्म होता है, जिसके लिए रेप्लिकेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा रखा है। तो रेप्लिकेशन जब सीख लिया आपने, तो सिर्फ रेप्लिकेशन करके तो सेल बैठ नहीं सकता। सेल के पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल को क्या करना है, आरएनए फॉर्म करना है। आरएनए जब फॉर्म करना है तो आरएनए को खुद को एक्सप्रेस करना है प्रोटीन में, और यही आपके बॉडी में जो डीएनए अवेलेबल है उसका काम है, ये करता रहेगा। और जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, ये रेट्रोवायरसेस में होगा। रीजन ये है कि जब किसी का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होगा, तभी वो क्या करेगा, डीएनए को फॉर्म करने के बारे में सोचेगा। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ रेट्रोवायरसेस में होता है। रेट्रोवायरस वो वायरस है जिनके पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये आपकी इस कंप्लीट चैप्टर का बिल्कुल सुपर कॉम्प्रेस्ड फॉर्म सिलेबस है, तो बिल्कुल सही है, यही पूरा चैप्टर ही आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यही सब कुछ सीखना है आपको। फिर उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगी, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो मैंने क्या बोला था क्लास स्टार्ट करते के साथ, आपको एक क्वेश्चन क्या बोला था। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे सीखनी है वो ये है कि आखिर हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की पढ़ाई क्यों करें। उसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज जो है वो हिडन है। सबसे पहली बात, जो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ये आपको अभी तक हर एक बच्चे को याद हो चुका है, रख चुका है कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंड। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो क्या डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेंगे क्या आरएनए के स्ट्रैंड को बनाने में? डीएनए का जो दोनों स्ट्रैंड है वो बनाएगा आरएनए? नो मैम। अगर हम, हाँ, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से अगर हम आरएनए बना ले तो क्या होगा? दोनों जो आपके पास डीएनए के स्ट्रैंड है उससे अगर हम आरएनए फॉर्म कर ले तो क्या होगा? मैम वो तो जनरली पॉसिबल नहीं होता। अगर बन मतलब लैब में कभी अगर आरएनए की साइलेंसिंग करानी हो ना, साइलेंसिंग क्या बोलने का मतलब है, मैं बायोटेक में पढ़ाऊंगी आपको, बस एक छोटी सी चीज समझा रही हूँ, क्योंकि आपके पास इतना कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे के पास है, हर एक बच्चे को पता है कि अगर हम डीएनए के बारे में देखना और एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो डीएनए के केस में क्या है, हमेशा ही एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड करेगा, और साइटोसिन हमेशा ही गुआनिन के साथ बाइंड करेगा। ये सारे बच्चों को पता है, आपको याद है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, हमारे पास एक आरएनए का स्ट्रैंड है, सपोज करते हैं कि ये एक आरएनए का स्ट्रैंड है, तो ए के सामने यहाँ पे टी की बजाय यू आ जाएगा,
और जी तो खैर सी से पेयर करेगा ही करेगा। अगर हम डीएस आरएनए बना दें तो आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस का जो वर्क है वो स्टॉप हो जाता है। ऐसा हम तब करते हैं जब हमें किसी आरएनए के एक्सप्रेशन को रोकना हो, कोई इन्फेक्शन का केस हो, उसमें आरएनए के रिप्रेजेंटेशन को, एक्सप्रेशन को अगर हम रोकना चाहते हैं तो हम खुद से डीएस आरएनए, उसको बोला जाता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए, वो हम लोग बनवाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तो क्या बोलने का मतलब हुआ, बोलने का तो ये मतलब हुआ ना कि अगर हम डीएस आरएनए बना रहे हैं तो वहां पे प्रोटीन का एक्सप्रेशन बंद हो गया। तो ठीक उसी तरीके से अगर कोई आपसे पूछता है कि ये जो आरएनए का स्ट्रैंड यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल है, ये जो आरएनए का स्ट्रैंड है, तो अगर हम इसको भी डबल स्टैंडर्ड कराएं तब भी वही बात होगी। ये प्रोटीन का एक्सप्रेशन जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हमें तो ऐसा नहीं चाहिए हमें, क्योंकि रीजन ये है आगे जाके धीरे धीरे और भी, जब मैं ये पूरा चैप्टर करा चुकी होंगी ना, फिर आप खुद बोलेंगे कि मैम हमें पता है, हम समझ चुके हैं, आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आप वहां तक सीख चुके होंगे कि जो ये आरएनए के ऊपर आपको नाइट्रोजनस बेसेस दिख रहे हैं, उसमें से जब 3 नाइट्रोजनस बेसेस, जैसे एज फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा ए, यहाँ लिखा मैंने यू, और यहाँ लिखा मैंने जी, तो आगे जाके आप इस बात को सीख चुके होंगे कि AUG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ द अमीनो एसिड मेथियोनिन। ठीक है, जो मैंने आपको सिस्टीन मेथियोनिन बता रखा है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स। तो ये AUG क्या है, ये किसको कोड करेगा, मेथियोनिन। तो ये प्रोटीन बनने के लिए इसको रीड तो तब कर पाएगा ना जब ये सिंगल स्टैंडर्ड होगा। अगर हम इसको डीएस बनाना चाहते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाना चाहते हैं, फिर क्या होगा, ए पेयर करेगा, यू से यू पेयर करेगा, ए से जी पेयर करेगा, सी से, फिर क्या होगा, फिर तो प्रोटीन का एक्सप्रेशन जो है, इस बेचारे का दिमाग खराब हो जाएगा कि मुझे किसको पढ़ के और किसको वो कोड ही नहीं कर पाएगा। हाँ, कोड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग एक टर्म देते हैं, आगे जाके सीखेंगे आप, साइलेंसिंग ऑफ आरएनए कहते हैं हम लोग उसको, टर्म ही दिया गया है, उसको बोला ही गया है आरएनए इंटरफेरेंस। जैसे कैसे किसी चीज को हम बीच में इंटरफेयर करते हैं तो उसको हम लोग टर्म ही देते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, बोला ही जाता है उसको। ठीक है, तो ये रीजन है कि आपको पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है वो सीखना पड़ेगा। इसका मतलब है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहाँ होगा, तो डीएनए के ऊपर होगा, ऑब्वियस है। ट्रांसक्रिप्शन किसका होगा, आरएनए का होगा, प्रोटीन का होगा, अमीनो एसिड का होगा, डीएनए का होगा, तो डीएनए का होगा, क्योंकि डीएनए से आरएनए अगर आपको बनाना है तभी हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक, तो ये रहा आपके पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, मतलब डीएनए का वैसा स्ट्रैंड जिससे आपको आरएनए सिंथेसाइज करना है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत इजी है, समझ, अगर आप इसको समझना चाहते हैं ध्यान से तो इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ही आसान सा, सीधा सा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और एक्सप्लेनेशन इसके पीछे। तो यहाँ पे क्या है, इसमें सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है ना, वो बस ये याद कर लीजिए, कोडिंग स्ट्रैंड नेवर कोड्स। ये हमेशा आपको कंफ्यूज करने का काम करेगा, सबसे पहली चीज। मैम वो उल्टा डीएनए के, होता है। हाँ उल्टा, हाँ यहाँ पे नाम है इसका कोडिंग स्टैंड, लेकिन ये कभी कोड नहीं करेगा, नेवर कोड्स। नाम क्या है इसका, कोडिंग स्टैंड, काम क्या है इसका, ऑपोजिट, नेवर कोड्स। ठीक है, और टेम्पलेट स्टैंड, तो टेम्पलेट हम हर उस जगह पे इस्तेमाल करेंगे जिस स्टैंड के इस्तेमाल करके हम लोग नए कोड्स फॉर्म करने का काम करते हैं। जैसे डीएनए में भी जो न्यू स्टैंड आप बना रहे थे तो किसको पढ़ के बन रहा था, वो टेम्पलेट स्टैंड। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी वो टेम्पलेट स्टैंड है जो कि क्या करेगा, एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए को सिंथेसाइज करने का काम करेगा। ठीक है, पोलैरिटी लिखने के लिए ना बच्चों को मैं एक ट्रिक बताती हूँ। क्या, बच्चों को मैं एक ट्रिक बताती हूँ उसको समझने के लिए। अगर मैं ये सब कुछ यहाँ से ऐसे हाइड कर दूं, मैंने यहाँ से ये टेम्पलेट स्टैंड हाइड कर दिया 1, उसके बाद मैंने कोडिंग स्टैंड हाइड कर दिया, उसके बाद ये स्ट्रक्चरल जीन, प्रोमोटर टर्मिनेटर तो खैर है तो होगा ही होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे आपको पोलैरिटी सिखानी है। ठीक है, ये रहा, इसको भी मैंने हटा दिया और ये भी मैंने हाइड कर दिया। कई किताबों में समझेंगे ध्यान से, यहाँ आप वहां गलती करेंगे अगर आप रट के जाएंगे। बहुत सारे बुक्स में
टेम्पलेट स्टैंड को ऊपर रखा है, कोडिंग को नीचे रखा है। बहुत सारे बुक्स में कोडिंग स्टैंड को ऊपर रखा है, टेम्पलेट स्टैंड को नीचे रखा है। तो पोलैरिटी में तो दिक्कत होगी, ऐसे में तो कंफ्यूज कर जाएंगे। बच्चों को मैं ना एक सुपर ट्रिक बताती हूँ, कहती हूँ एक काम करना, सबसे पहले अपने मन में ये डिसाइड कर लेना, या मन में क्या डिसाइड कर लेना, कॉपी में बना लेना कि तुम खुद डिसाइड कर लेना कि तुम किससे आरएनए बनाना चाहते हो। ठीक है, तो डीएनए के स्टैंड, और हमें पता है द रीडिंग डायरेक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम इसमें जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ रहे हैं, हम लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं पूरे। चाहे हम डीएनए रेप्लिकेशन में बात करें, चाहे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करें, चाहे हम प्रोटीन सिंथेसिस कराएं, हमेशा हर जगह पे हर चीज को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट टू राइट रीड करने का पैटर्न है, तो एक कॉमन सेंस लगाएंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आपको पता है कि यहाँ पे नीचे वाला जो स्टैंड है, हाँ एक और चीज है, अभी तो यहाँ पे एरो मेंशन करा हुआ है ना, एरो भी मैं हटा देती हूँ यहाँ पे, और आसान करने के लिए देखिए मैंने इसका एरो भी हटा दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, आपने अपने मन में डिसाइड कर लिया, बोला कि मुझे ना ऊपर वाले स्टैंड का आरएनए बनाना है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्या कोई स्टूडेंट ऐसे आरएनए बनाएगा क्या, राइट टू लेफ्ट? सोच के देखिए। मैम होगा ही नहीं। राइट लेफ्ट नहीं टू होगा। राइट। हाँ होता, अगर हम कोई ऐसा लैंग्वेज पढ़ रहे होते जिसको राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाता है। अगर हम उर्दू की पढ़ाई करें तो उसमें अगर देखें हम, तो हमें हर चीज को राइट टू लेफ्ट लिखना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं, बट हम यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं। चाहे हम इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, संस्कृत की बात करें, हर चीज में हम क्या करते हैं, हम चीजों को लेफ्ट और राइट लिखते हैं। ठीक है, तो हमने अपने मन में एक चीज को ये डिसाइड करके रखा हुआ है कि अच्छा चलो हमें जिस स्ट्रैंड को एमआरएनए को बनाना है उसको हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं? नो मैम। ठीक है, अब एक चीज हम और क्लियर करेंगे यहाँ पे। जब आपको पता है कि जो एरो का जो बैक साइड है, जहां से आपने स्टार्ट करा है, ठीक है, उसको मैंने क्या किया, फाइव। 5 लिख दिया यहाँ पे। ये आप जानते हैं, मुझे आपको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं है। और जिस साइड इसका एरो है, यहाँ मैंने 3 ठीक है। अब ये हाँ ये खुद सारी पोलैरिटी आपको बताएगा। यहाँ मैंने 3 मेंशन कर दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी पता है। अब एक और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको खुद ही यहाँ पे समझ आएगा। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 5 हम लिख सकते हैं क्या, इस एंड पे यहाँ पे होगा, नहीं, यहाँ थ्री पे डैश हो। 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है, जब यहाँ 3 है तो यहाँ 3 हो सकता है क्या, फाइव होगा। 5 होगा। ठीक है, जब ये 3 है तो यहाँ 3 हो सकता है, फाइव हो। 5 होगा। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ 5 हो गया तो सेम स्टैंड पे 5 हो सकता है, नहीं, थ्री। 3 होगा। वेरी गुड। ये भी बताएगा कि भाई मैं 5 हूं तो तुम 5 कैसे हो सकते हो, तुम्हें तो 3 होना पड़ेगा। अगर आप दोनों को देखते तब भी, यानी कि स्केल और पैरामीटर कौन हुआ, स्केल और पैरामीटर हुआ ये आरएनए का स्टैंड। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, देखा कि हम एक एमआरएनए का स्टैंड बना के चेक कर लेंगे। अब अगर इसको, इस डायग्राम को बनाने के पहले अगर आपने नोटिस करा, हालांकि बनाते बनाते बच्चों की प्रैक्टिस में यही आ जाता है, तो आपने खुद ही डिसाइड कर रखा है कि अच्छा हमने क्या किया, वहां पे ऊपर वाले स्टैंड से हमने एमआरएनए जो है वो बनाया है। जब एमआरएनए बनाया है इससे, तो ऑब्वियस है कि नीचे वाला कोडिंग स्टैंड हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा, कोडिंग स्टैंड। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक जिन कोड्स का इस्तेमाल हमने करा है आरएनए के स्टैंड को बनाने के लिए, द जीन्स विच आर इन्वॉल्व इन एक्सप्रेशन ऑफ एमआरएनए दैट आर टर्म्ड एज स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, इनको हम स्ट्रक्चरल जीन्स बोलेंगे। अब देखिए इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो खुद ही आपको क्लियर हो गया। क्या आपसे पूछा जाएगा, मेंशन द पोलैरिटी ऑफ कोडिंग स्टैंड। कोडिंग स्टैंड हमेशा 5 to 3 होगा, हमेशा क्या होगा, 5 to 3 होगा। कैसे फिक्स है ये, कैसे आपको पता है कि ये जब भी होगा तो 5 to 3 होगा?
यहाँ भी वही सेम आपको कॉन्सेप्ट लगाना हाँ, है। अगर होगा नहीं तो उसको चेक कर लेंगे। हाँ, कभी कंफ्यूजन का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है, चेक करना तो सीख ही चुके हैं। तो एक ऐसे भी अगर आप सोचेंगे ना, तब भी आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा, जो आरएनए है वो 3 to 5 को पढ़ के ही 5 to 3 बना होगा। तो ऑब्वियस है कि 3 to 5 जब टेम्पलेट है तो कोडिंग क्या होगा, 5 to 3 होगा। एक तो ये तरीका है, ठीक। अब इसमें से किसी की भी पोलारिटी पूछी जाए ना आपसे, आप कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कहते हैं कि मैम हमें जब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की पोलारिटी लिखनी होती है तो हम लोग उसमें गलती कर देते हैं। अब सही बात है, अगर मैंने जो एमआरएनए अभी ऊपर बनाया है, अगर उस एमआरएनए को मैं नीचे बना दूं और डैश 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 करके अगर मैं पोलारिटी पूछ लूं, तो सही बात है, बच्चा तो वही मेंशन करके आएगा जो उसने बुक में पढ़ रखा है। तो सारी चीजों को क्लियर करने के लिए और सारा का सारा जो कंफ्यूजन है उसको हटाने के लिए मैंने आपको एक सुपर ट्रिक बता रखा है कि आपको सिर्फ ये बात दिमाग में रखनी है कि आपको आरएनए किससे बनाना है। जिससे आप बनाएंगे उसके हिसाब से जो सारा का सारा डेटा है वो आप फिक्स कर लेंगे। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, है इमेज यहाँ से। अच्छा, ड्रैग नहीं हो रहा, मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके आपको शो करती हूँ। मैं क्योंकि इसी डायग्राम के बारे में बात कर रही थी। देखिए, अभी ये है तो इसको गलत थोड़ी बोल सकते हैं, सही तो है, क्या दिक्कत है। लेकिन आप कंफ्यूज कब करेंगे, जैसे आपके दिमाग में, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, भाई हमारे बुक में तो ये वैसे दिया चीज ही है। बहुत लग। हाँ, कि मैम ऐसे अलग से क्यों बता रही है। ठीक है, तो देखिए, इसने एमआरएनए नीचे बनाया है ना, ये एमआरएनए नीचे बनाया है इसने। फिर यहाँ पे जो कोडिंग है, कोडिंग स्टैंड यहाँ पे ऊपर हो गया है, टेम्पलेट स्टैंड यहाँ पे नीचे हो गया है। तो ये देखिए, ऊपर जो कोडिंग है इसकी थोड़ा ब्लर है, बट इट्स 5-to 3 इतना तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। अब यहाँ पे ये क्या है, 3-to 5। मैं इसी की बात कर रही हूँ कि आप गए पढ़ के ये, और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया तो गलत तो करेंगे ही बच्चे। तो मैंने आपको उसके लिए एक सुपर ट्रिक ही बता दिया ताकि आपसे कभी गलती ना हो किसी कीमत पे। हमेशा पहले एमआरएनए को देखेंगे, ये खुद ही सारी पोलैरिटी आपको बताने का काम करेगा। ऑटोमेटिकली सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। अब एक और अगला क्वेश्चन ये आता है बच्चों का कि मैम ये क्या है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, हमारे एग्जाम में ये जब भी आता है तो 3 मार्क्स का आता है, तो हमें क्या करना है। 3 मार्क्स में आता है तो सबसे पहली चीज तो आपको ये जो डायग्राम है ये आपको बनाना है। 1 मिनट से कम ही टाइम जाता है इसमें। और फिर क्या करना है, बच्चों को मैं कहती हूँ कि तुमको यहाँ पे जितने लेवल्स दिख रहे हैं, ठीक है, जैसे एज फॉर एग्जांपल कोडिंग स्टैंड, प्रोमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन, टेम्पलेट स्टैंड, यहाँ पे टेम्पलेट स्टैंड रह ही गए बेचारा, हिडन ही है यहाँ पे, ये रहा टेम्पलेट स्टैंड। ये सारी चीजें लिख के सबके बारे में 1-1 लाइन जो है वो एक्सप्लेन कर देना है। ऑटोमेटिकली जो सारी चीजें हैं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आप जानते हैं, सीख चुके हैं आप। चलिए फटाफट मेरे साथ साथ नोट कीजिए। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो है, इसको आपको अगर एक्सप्लेन करना है तो अब सुपर इजी हो गया आपके लिए। अगर आपने इस पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लेंगे, एज इट इज सेम जो है आपकी बुक में भी है, और यही आपको एग्जाम में बनाना है। कॉपी में बना लेंगे इसको अच्छे से। चलिए, हो गया ये। अब देखिए, तो प्लेट देखा, कोडिंग देखा, स्ट्रक्चरल जीन देखा, फिर सवाल ये उठता है कि ये प्रोमोटर और टर्मिनेटर हम क्यों बोल रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात है, डीएनए का फुल लेंथ कभी भी आरएनए में खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, जायंट मॉलिक्यूल है। तो जिस पोजीशन से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है उसको प्रोमोटर रीजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रोमोटर रीजन। बहुत आसान है, बहुत ही आसान सा है। प्रोमोटर मतलब ही होता है प्रमोट करने वाला, तो हमने उसको बोल दिया प्रोमोटर रीजन।
जहां ट्रांसक्रिप्शन बंद होगा, स्टॉप होगा, टर्मिनेट होगा, सीज करेगा, रुक जाएगा, उसको टर्मिनेटर रीजन कहते हैं। ठीक है, उसको हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, टर्मिनेटर रीजन। तो ये एज इट इज है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ऐसे ही आपको बनाना है, और जो यहाँ पे आपको एज इट इज दिख रहा है वो आपको मेंशन कर देना। ट्रांसक्रिप्शन, इसमें हम लोग लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट involves segment of DNA which participates in the phenomena of synthesis of mRNA, messenger RNA। अब जैसे जैसे जो लेवल्स है ना वो आपने सीख रखा है, मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है क्या क्या है इसके पास, आपको पता है ऑलरेडी। कोडिंग स्ट्रैंड से अगर हम स्टार्ट करें, कोडिंग स्ट्रैंड, आप जानते हैं सबसे पहली चीज जो पॉइंट आसान हो, जिसके बारे में आप क्रिस्टल क्लियर है और जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन ज्यादा होती है, हमेशा उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे। द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड, बोलेंगे उधर से क्या होगा, स्ट्रैंड 5-3 इज, हाँ ठीक है, वेरी गुड, 5-2-3, 5-2-3। फिर उसके बाद कोडिंग स्ट्रैंड का ही नेक्स्ट पॉइंट आप जानते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड नेवर नेवर कोड फॉर mRNA, देन टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको उल्टा कर देना है। मैम ये हम लोग mRNA बना रहे हाँ, आरएनए के 3 टाइप है, mRNA, tRNA और rRNA। ठीक है, RR हाँ, तो उसमें से mRNA ही बनता है हमेशा। tRNA आगे जाके आप सीखेंगे, tRNA का काम प्रोटीन सिंथेसिस में, वो बेचारा अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाएगा कि हाँ ये अमीनो एसिड लो, इसको जोड़ो, ऐड करो। और राइबोसोम तो है वो आगे कोडोन टू कोडोन शिफ्ट होके हेल्प करेगा। एग्जैक्टली जो वहां पे एक्सप्रेस होता है, जो रिप्रेजेंट करता है खुद को, दैट इज mRNA। तभी मैं हमेशा यहाँ पे बार बार mRNA लिखती हूँ। ठीक है, ये था। अभी हमने क्या किया, इसको मैंने कॉपी किया, अब इसको देखिए उल्टा करना है, ओपोजिट कोडिंग है ना, इसको टेम्पलेट कर दिया। ठीक है, द पोलैरिटी ऑफ द, यहाँ भी टेम्पलेट। अभी तो 5-3 था, अभी कर देंगे ठीक है इसको 3-5। फिर टेम्पलेट स्टैंड, नेवर हटा देंगे अब हम लोग यहाँ पे, कोड्स फॉर mRNA नेवर हटा दिया तो हो गया बस। ये बेचारा कोड करेगा, सारा काम इसी का है। चलिए, अभी आपने इस पेज पे कोडिंग स्टैंड और टेम्पलेट स्टैंड लिखा है,
टेम्पलेट स्टैंड कोड्स फॉर एमआरएनए, सिर्फ यही कोड करेगा एमआरएनए। हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका, आगे बढ़े हम लोग। डन है। समझ आ रहा है ना, आसान लग रहा है। यस मैम। हाँ, अब देखिए, अब ऐसे ही फटाफट नेक्स्ट क्या लिखना है आपको, प्रमोटर रीजन। ट्रांसक्रिप्शन initiates at promoter region, बस वही काम था, यहीं पे स्टार्ट होगा। फिर इसका उल्टा कर देंगे तो टर्मिनेटर हो जाएगा। ये प्रमोटर था ना, टर्मिनेटर रीजन, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट्स हो जाएगा यहाँ। एट टर्मिनेटर रीजन, इसका तो बहुत बड़ा रोल है, इसके बगैर हम प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पढ़ ही नहीं पाएंगे, इन्हीं का यूज ही आएगा वहां। तो प्रोमोटर रीजन वो पॉइंट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, इनिशिएटेड होगा। टर्मिनेटर रीजन वो पॉइंट है जहां पे जाके जो पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा, सीज कर जाएगा। ठीक है, फिर स्ट्रक्चरल जीन्स, अब कभी अगर कल को जाके आपसे कोई पूछ ले स्ट्रक्चरल जीन्स किस पे होंगी, कोडिंग स्टैंड पे या टेम्पलेट स्टैंड पे, तो क्या आंसर होगा आपका? स्ट्रक्चरल जीन्स किस पे प्रेजेंट होंगे, कोडिंग पे या टेम्पलेट पे? किस पे होंगे? कोडिंग। नहीं, टेम्पलेट पे ही। स्ट्रक्चरल जीन्स तो क्या करेंगे, ये खुद को वो तो एक्सप्रेस करेंगे ना, ये है ना। मैम वो तो कोडिंग और टेम्पलेट के मिडिल में है ना। नहीं, वो लेबल किया हुआ वैसे उस तरीके से। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर expression of expression of mRNA। और ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा, सब कुछ लिख दिया आपने, सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन ये तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप एक सिंथेसाइजिंग mRNA के बारे में ना लिखें। The polarity of synthesizing mRNA, एम हमेशा स्मॉल लेटर में होता है और आरएनए तो ऐसे लिखते ही है, क्योंकि जो आप राइबोज न्यूक्लिक एसिड लिखता है उसका क्या है, ये एब्रिविएशन है, तो हम लोग इसको ऐसे कैपिटल्स में लिखते हैं। द पोलैरिटी ऑफ सिंथेसाइजिंग एमआरएनए इज, ये भी आप जानते हैं। अब इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, उल्टा तो हम लिखेंगे नहीं इसको, तो 5' to 3' ही जाएगा, 3'। mRNA use codes of the template strand of DNA,
चलिए हो गया बस। स्ट्रक्चरल यूनिट जो है आपका, ये भी आपने देखा। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट इतना ही है, छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, 3 मार्क्स का आता है, वो डायग्राम बनाना है। और उसके बाद आपको टेम्पलेट स्टैंड, कोडिंग स्टैंड, प्रमोटर रीजन, टर्मिनेटर रीजन, स्ट्रक्चरल जीन, सिंथेसाइजिंग हमारे ने बस लिख दिया, आसान सा इतना लिख दिया। 1/4 भी जो मार्क्स है ना आपका, वो कट नहीं हो सकता उसमें, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल ये? समझ यस आया मैम। सबको? चलिए।